हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं जयराम। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की, और रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ चरण की। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया? कोई पदार्थ हो, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के गुणधर्म जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और गुणधर्म कौन से? रासायनिक गुणधर्म। और उसका रासायनिक संगठन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात ये कह सकते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुग्मन। संयुग्मन अभिक्रिया। इस संयुग्मन अभिक्रिया को योगात्मक, योगशील और संयोजन, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया को अपन योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, योगशील अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो संयोजन शब्द होता है इसका अर्थ समझ लें अपन। संयोजन शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या है यहाँ पर? जुड़ना। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे अपन समझ लें इसको A+B और इससे क्या बनता हो, AB बनता हो। ये दोनों अभिकारक हैं और यहां ये क्या है, एक उत्पाद। ये दो अभिकारक हैं और इन दोनों अभिकारकों से एक उत्पाद बन रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया बोल देंगे, या संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे, या फिर योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे C+O2 और CO2। इस अभिक्रिया को लिखा जाता है कोयले का जलना। यहां कोयला यानी कार्बन जो है इसको जलाया जाता है तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको समझने के लिए अपन देखेंगे यहाँ ये एक अभिकारक है और ये दूसरा अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर उत्पाद कितने बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो अपन ने परिभाषा में यही पढ़ा था कि दो अभिकारक आपस में जुड़ते हों और एक उत्पाद बनाते हों, दो अभिकारक आपस में जुड़ते हों और एक उत्पाद बनाते हों, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। तो कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। इसी तरह से है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी MgO2 और क्या बन जाएगा, MgO। रासायनिक अभिक्रिया को अगर अपन संतुलित करते हैं तो इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। यहां पर देखिए Mg एक अभिकारक और 2 दूसरा अभिकारक, क्या बन गया, MgO। तो उत्पाद कितने बन गए, एक उत्पाद बना है। तो अभिकारक तो है दो
और उत्पाद है एक। तो दो अभिकारकों से एक उत्पाद बना है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम में यहां से ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है, कोयले के जलने का रासायनिक समीकरण लिखिए। कोयले के जलने का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहां लिखना होता है C+O2 CO2। जलने का मतलब हो गया, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। जिस चीज को जलाया जाता है, तो जलाने का मतलब हो गया उस अभिकारक की अभिक्रिया किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। और इसके दौरान यहां पर क्या बन रहा है? MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो दो अभिकारक हैं, दो अभिकारकों से एक उत्पाद बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से ये पहला उदाहरण, ये दूसरा और ये तीसरा उदाहरण है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन होता है CH2 और CH2, इसका हाइड्रोजनीकरण यानी एथीन की अभिक्रिया किसके साथ की जा रही है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया इसके साथ अपन करवा देते हैं, तो यहां बन जाएगा CH3 और CH3, इसको बोल देंगे अपन एथेन। क्या बोल देंगे? एथेन। तो देखिए एथीन, एथीन का क्या करवाया? हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाया, एथेन बन गया। यहां ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे? एथीन एक अभिकारक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथीन एक अभिकारक हो गया। दूसरा अभिकारक यहां पर है H2, तो दो अभिकारक हो गए। दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या है इसका? एथेन। तो एथीन और हाइड्रोजन, एथीन और हाइड्रोजन दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद अपन बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया, या जिसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया, या इसको वियोजन भी बोलते हैं। और ये जो वियोजन है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, यानी जहां संयोजन का अर्थ जुड़ना था, वहां वियोजन का अर्थ है टूटना। अर्थात संयोजन अभिक्रिया ये अपघटनीय या जो वियोजन अभिक्रिया है, इसके क्या होगी? विपरीत होगी। मतलब हो गया, इस संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे थे, और यहां पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया होगी, उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे और अभिकारक होगा एक। यानी इसमें एक अभिकारक होगा जो ताप, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। तो यहां इसकी परिभाषा हो जाएगी, एकल अभिकर्मक टूटकर एकल अभिकर्मक ताप, प्रकाश व विद्युत की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे। यह जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होता है ताप अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन,
और तीसरा है विद्युत अपघटन। इस तरह से अपघटनीय अभिक्रिया के कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार हो जाएंगे। पहले का नाम हो जाएगा ताप अपघटन, दूसरे का प्रकाश अपघटन और तीसरे का विद्युत अपघटन। अब जैसे ताप अपघटन की परिभाषा लिखनी है तो यहां पर अपन ने जो अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा लिख रखी है वो क्या लिख रखी है? एकल अभिकर्मक ताप, प्रकाश और विद्युत की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अब मान लीजिए हमें ताप अपघटन को परिभाषित करना है तो यहां पर यह जो एकल अभिकर्मक है वो ताप, प्रकाश और विद्युत की उपस्थिति में ही टूटता है। तो अपन क्या करेंगे? जब ताप अपघटन की परिभाषा देंगे तो यहां पर इसको छोड़कर बाकी जो बच जाएगा वो किसकी परिभाषा हो जाएगी? ताप अपघटन की हो जाएगी। कैसे? एकल अभिकर्मक ताप की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको अपन क्या बोल देंगे? ताप अपघटन। इसके बाद जैसे प्रकाश अपघटन की बात हो तो प्रकाश अपघटन में सिर्फ अपन प्रकाश का उपयोग करेंगे, यानी एकल अभिकर्मक किसकी उपस्थिति में टूटेगा? प्रकाश की उपस्थिति में। तो एकल अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे? प्रकाश अपघटन बोल देंगे। इसके बाद बात करेंगे विद्युत अपघटन की। कोई एकल अभिकर्मक है वो सिर्फ किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। तो परिभाषा हो जाएगी एकल अभिकर्मक विद्युत की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे? विद्युत अपघटन। तो ये ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन हो गया। इनका उदाहरण हो गया जैसे ताप अपघटन में अपन लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा प्रदान की जाती है, गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या प्रदान करें अपन? उष्मा प्रदान करें अर्थात गर्म करें, यानी इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? ताप अपघटन का। यहां देखिए एकल अभिकारक है और किसकी उपस्थिति में टूट रहा है? ताप की उपस्थिति में। इसलिए और उत्पाद कितने बन रहे हैं? 2। तो फिर अपन ने परिभाषा ये लिखी है कि एकल अभिकर्मक ताप की उपस्थिति में टूटकर या तो 2 या फिर 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर उत्पाद कितने बन रहे हैं? 2 उत्पाद बन रहे हैं। अभिकारक कितने हैं? 1। तो एकल अभिकारक कर्मक जो है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है किसकी उपस्थिति में? ताप की उपस्थिति में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ताप अपघटन का। इसी तरह से अपन बात करें प्रकाश अपघटन की। तो प्रकाश अपघटन में ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। तो ये टूट जाएगा H2+ Br2 में। ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो एकल अभिकर्मक है या अभिकारक है और ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। उत्पाद कितने बनाता है? 2 उत्पाद बनाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, इसलिए ये कौन सा अपघटन हो गया? प्रकाश अपघटन। इसके बाद में तीसरा प्रकार अपघटन अभिक्रिया का वो है विद्युत अपघटन। इसमें क्या करते हैं? नमक के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। तो बन जाता है Na+Cl2 बन जाता है। अर्थात ये जो NaCl जो है वो एकल अभिकारक है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये Na और Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ एकल अभिकारक है NaCl का जलीय विलयन और विद्युत धारा की उपस्थिति की वजह से ये 2
उत्पाद बनाता है और विद्युत धारा की उपस्थिति की वजह से ये दो उत्पाद बनाता है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, विद्युत अपघटन का। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और उसके जो प्रकार हैं ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन को उदाहरण से समझाइए। तो ताप अपघटन की परिभाषा एकल अभिकर्मक ताप की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है और ये उसका उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से प्रकाश अपघटन है, एकल अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ये प्रकाश अपघटन की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है विद्युत अपघटन, एकल अभिकर्मक विद्युत की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, एग्जाम्पल हो जाएगा और परिभाषा हो गई। इस तरह से अपघटनीय अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की होती है और ये तीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए थोड़ा हम सक्रियता श्रेणी के बारे में समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी में क्या किया हुआ होता है, ज्यादा क्रियाशील तत्व जो हैं उनको ऊपर और कम क्रियाशील तत्वों को नीचे लिखा हुआ रहता है। वो सक्रियता श्रेणी किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूं। ये सक्रियता श्रेणी है। इस सक्रियता श्रेणी में ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनको इस क्रम में लिखा हुआ है। इस सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ तत्व है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो सबसे कम क्रियाशील है। अर्थात इस सक्रियता श्रेणी को इनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। जैसे जैसे अपन इसमें नीचे जाते जाएंगे इन तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की कि विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। और एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह है उसको विस्थापित करता है कौन, दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह, दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। और ये दूसरा अभिकारक का जो परमाणु या समूह है वो पहले अभिकारक के परमाणु या समूह को विस्थापित क्यों करता है, क्योंकि विस्थापन कौन करता है, हमेशा जो अधिक क्रियाशील है। तो दोनों में से ये जो अभिकारक और उत्पाद अभिकारक है, दो अभिकारक, ये जो दो अभिकारक हैं इन दोनों अभिकारकों में उपस्थित जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा, जो परमाणु का समूह ज्यादा क्रियाशील होगा, वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो अगर प्रथम अभिकारक में उपस्थित परमाणु
दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु से कम क्रियाशील है, तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो उस पहले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 प्लस Zn, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसको समझने के लिए देखिए, पहला अभिकारक है और ये दूसरा अभिकारक है। इन दोनों अभिकारकों में ये पहला अभिकारक है, इस पहले अभिकारक का ये जो Cu है और दूसरे अभिकारक का Zn है, इन दोनों में से इस सक्रियता श्रेणी में अपन देखेंगे कि ज्यादा क्रियाशील कौन है। ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। अपने पास यहाँ पर एक तो है Cu और एक है Zn। पहला जो अभिकारक है उसमें Cu उपस्थित है और दूसरे अभिकारक में Zn है। तो यहाँ देखिए ये Zn है और ये Cu है, यानी Zn है वो Cu से क्या है, ऊपर है, यानी जिंक सक्रियता श्रेणी में कॉपर से क्या है, ऊपर है। मतलब हो गया कॉपर तो है कम क्रियाशील और जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील। तो क्या होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो इस कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। इस तरह से ज्यादा क्रियाशील जो परमाणु है, तत्व है, वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब में अगला जो प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों अभिकारकों के परमाणु व परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं और नए यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे CuSO4 प्लस NaOH है, इसमें ये दो अभिकारक हैं। इन दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में क्या हो जाता है, आपस में ये दोनों विस्थापित हो जाते हैं। कैसे, ये इसमें परमाणुओं का समूह है और ये इसमें है, ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको, यानी दोनों एक दूसरे के स्थान ले लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस Na2SO4 बन जाएगा। अर्थात दोनों अभिकारकों के परमाणु और समूह जैसे ही आपस में विस्थापित होते हैं तो कह रहा है नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अभिक्रिया का अगला जो प्रकार है वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले अपन बात करें मंद अभिक्रिया की, तो मंद का मतलब होता है धीरे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में दिन, महीने या साल लग जाते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, मंद अभिक्रियाएं बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है
लोहे पर जंग लगना। रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी Fe(O2) और H2O, यानी आयरन जो है आयरन जो है वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आएगा तो इस पर जंग लग जाएगा। इसको बोलते हैं जंग या फिर रस्ट। तो क्या होगा, ये जो अभिकारक है आयरन, इसके साथ ऑक्सीजन और जल क्रिया करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, इसकी सतह पर क्या लगेगा, जंग लगेगा। तो इसकी सतह पर, लोहे की सतह पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो धीरे संपन्न होती है या इसको संपन्न होने में अधिक समय लगता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, मंद अभिक्रिया। इसके बाद में है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। साधारणतया ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। साधारणतया ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, यानी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया, प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अगर क्रिया करवाएं तो तीव्र गति से क्या बनेगा, लवण और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये जो दोनों हैं अम्ल और क्षार, इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो ये उत्पाद बनने में 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम समय लगता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, तीव्र अभिक्रिया।